हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की जो सामाजिक विज्ञान की उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पहला पाठ सरस्वती सिंधु सभ्यता करेंगे। कार्यपत्रक 1 है सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित चित्रों के नाम तालिका से चुनकर दिए गए चित्रों के नीचे अंकित करें कि इसमें ये तालिका दी गई है, ये इसमें कुछ शब्द लिख रखे हैं और ये चित्र दे रखे हैं ये, और इनके हिसाब से ये यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे ये देखिए, ये जो सड़कें हैं ये समकोण पर काटती सड़कें, तो ये हमने लिख दिया है समकोण पर काटती सड़कें। ये विशाल स्नानगृह जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जब खुदाई हुई थी तो विशाल स्नानगृह निकले थे, तो ये लिखेंगे हम विशाल स्नानगृह। तो यहाँ पर पहले पर हम ये लिख देते हैं 1 और 2 पर विशाल स्नानगृह, और जो ये तीसरा है ये है बंदरगाह के अवशेष, मतलब जो बंदरगाहें होती हैं उनके अवशेष मिले थे खुदाई के दौरान। ये लोथल बंदरगाह के अवशेष हैं। बंदरगाह क्या होती हैं? वे जगह होती हैं जहाँ पर समुद्र से आने वाली नाव से सामान उतारा जाता है और उसमें चढ़ाया जाता है। तो ये जो है लोथल बंदरगाह के अवशेष हैं। यहाँ पर बंदरगाह अवशेष लिख रखा है, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए बाट से दिख रहे हैं, ये बाट और ये तराजू आपने ये देखी होगी। कभी कबाड़े वाले जो सामान बेचता है तो उसमें आपने देखा होगा ऐसी तराजू लेके घूमता है वो। तो ये है तराजू और ऐसे बाट होते थे पहले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तराजू व तोलने के लिए बाट। तो ये है 4 पर, मतलब यहाँ 4 लिख देते हैं, ये 4 पर है। ये हमारा 1 हो गया, ये चित्र 2, ये 3, ये 4। और ये देखिए ये है, ये क्या है? ये बर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखिए मिट्टी के बर्तन, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 5 मिट्टी के बर्तन। और ये बंदर की फैंस मूर्ति, यहाँ पर ये है बंदर की फैंस मूर्ति। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई करी गई थी तो उसमें बंदर की फैंस मूर्ति ये भी प्राप्त हुई थी। तो फैंस क्या होता है? बालू और जो पत्थरों के चूर्ण होते हैं उनमें गोंद मिलाकर फैंस बनाया जाता था, उनसे फिर ये मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी। तो जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो उसमें फैंस से बनी मूर्तियाँ, मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे मोटे बर्तन ये भी मिले थे। उनके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी सी परत चढ़ाई जाती थी और ये चिकनी परत नीले या हरे रंग की होती थी। तो ये है बंदर की फैंस मूर्ति, क्योंकि ये फैंस से बनाई जाती थी। यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कार्यपत्रक 2 है निम्नलिखित का उचित मिलान करें। इनका मिलान इनसे करना है। तो पहला है नदियों का पूर्वकालीन उद्गम, तो यह पोलियो चैनल। अब पोलियो चैनल क्या होता है? ये पोलियो बीमारी जो होती है वो नहीं होती है। पोलियो चैनल वो होते हैं पहले जैसे नदियाँ बहती थी और कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो पहले जो नदियाँ बहती थी या कुछ नदियाँ ऐसी होती जो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं, उनके जो अवशेष होते हैं उनसे पोलियो चैनल बनते हैं। जैसे कहाँ से वो जाती थी और फिर धीरे धीरे उनमें, जैसे मान लीजिए रास्ता है, यहाँ से नदियाँ जाती थी और धीरे धीरे फिर उनके ऊपर मिट्टी गिरती गई, वो दब गए, तो वो पोलियो चैनल होते हैं। इनको बोलते हैं नदियों के अवशेष। दूसरा है मनके, तो इसका आएगा कार्निलियन पत्थर। कार्निलियन पत्थरों से मनके बनाए जाते थे और माला के लिए उनमें छेद भी किया जाता था। जो ये मनके बनाए जाते थे ये इस कार्निलियन पत्थर के बनाए जाते थे, उनमें छेद भी किया जाता था। जैसे हम माला बनाते हैं उसके जो मनके होते हैं, मतलब मोती से जो होते हैं, उनके अंदर छेद भी होता है। तो ये कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। अब तीसरा है हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में शुरू की गई। हड़प्पा में पहली बार जब वहाँ पर रेलवे लाइन बिछानी थी तो उसके लिए पत्थर रोड़े चाहिए थे। तो मज़दूरों को बोला कि पत्थर रोड़े लेकर आओ। तो वहाँ पर नज़दीक एक टीला था, वहाँ से वो ईंटें लेकर आने लगे। तो जब वहाँ पर जो अंग्रेज़ अधिकारी थे जो उनका ध्यान रख रहे थे, रेलवे बनाने का काम जो उनके अंडर था, वो उन्होंने ध्यान दिया कि ये ईंटें लेकर कहाँ से आ रहे हैं। तो 1921 में फिर दयाराम साहनी के नेतृत्व में वहाँ पर खुदाई शुरू की गई और रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई पहली बार करवाई गई। वहाँ पर फिर काफ़ी सारे अवशेष निकले, पहले की बहुत सारी चीज़ें खुदाई में निकली। तो ये हड़प्पा की खुदाई 1921 में शुरू की गई थी। चौथा है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 4000 साल पुरानी है, कुछ ने बोला 2000 साल पुरानी या 1500 साल पुरानी है, लेकिन अभी जो नई खोज हुई हैं उनके अनुसार 8000 साल पुरानी है सरस्वती सिंधु सभ्यता। यह है राखीगढ़ी हिसार में है। राखीगढ़ी हिसार में है और
सरस्वती सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा एरिया है ये राखीगढ़ी। राखीगढ़ी और उसके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ घूमने जाओगे तो इस सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। तो यह है हिसार। कार्यपत्रक 3 है, सरस्वती नदी आदि बद्री से, देखिए सरस्वती नदी आदि बद्री एक है ये, आदि बद्री से निकलकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती है। यह हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरती थी? तो सबसे पहले ये जो आदि बद्री है यहाँ से यमुनानगर में जाती है, वहाँ से फिर ये अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, फिर जींद, फिर हिसार, फिर फतेहाबाद और फिर सिरसा, और फिर राजस्थान जाती थी, फिर गुजरात और फिर अरब सागर में गिर जाती थी। क्योंकि अब तो ये ख़त्म हो गई है तो अब ये दिखाई नहीं देती है, पहले ये ऐसे ऐसे आकर फिर अरब सागर में गिरती थी। कार्यपत्रक 4 है, मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ये मानचित्र दे रखा है और इसमें ये स्थान दर्शाने से धोलावीरा, तो धोलावीरा ये है। कालीबंगन, कालीबंगन जो है ये यहाँ पर है, यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर 1 है, ये 2 है। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो इसमें कहाँ पर है, ये है, यहाँ लिख लेते हैं 3। और बनवाली, बनवाली जगह जो है यहाँ पर ये बनवाली है 4। बालाकोट, ये बालाकोट है, यहाँ पर लिख लेंगे 5। जैसलमेर, ये जैसलमेर है 6। और चहुंद्रो ये है 7। तो यहाँ से ये सरस्वती नदी होती जाती थी और इस तरह से अरब सागर में गिर जाती थी। इसके बाद है कार्यपत्रक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धोलावीरा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, बनवाली, बालाकोट, जैसलमेर। देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए हैं तो इनका इसमें इनसे कोई काम नहीं है। तांबा और टिन के मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु बनती थी? कांसा। कांसे के बर्तन आपने देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो आपके पेरेंट्स ने जरूर देखे होंगे। तांबा और टिन धातु को जब मिलाया जाता है तो कांसा एक धातु बनती है, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब 2 या 2 से ज़्यादा धातु को मिलाकर जो धातु बनती है वो मिश्र धातु होती है। तो तांबा और टिन को मिलाकर कांसा मिश्र धातु बनाई जाती है। 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। भाई जब मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ से कपड़े भी निकले, चरखा चलाते थे तो उसमें जो तकलियाँ यूज़ होती थी सूत काटने के लिए वो भी मिले थे। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ज़रूर वहाँ पर कपास की खेती भी होती थी। तो 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसके प्रमाण भी मिले हैं। डैश मनोरंजन के खेल हैं तो खिलौने वगैरह भी मिले थे इसकी खुदाई में, शतरंज, चौपड़ वगैरह भी, चौपड़ के जो वो होती हैं गोटियाँ जो होती हैं वो भी मिली थी। तो ये शतरंज और चौपड़ मनोरंजन के खेल हैं। थैलों पर मोहरबंदी के लिए डैश का प्रयोग किया जाता था, लाख का प्रयोग किया जाता था। जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था तो उस पर स्टैंप लगाते थे, मोहर लगाते थे, और थैलों के ऊपर जो मोहर लगाई जाती थी तो लाख का उपयोग किया जाता था। आपको पता होगा लाख क्या होती है, लाख को जो पिघलाया जाता है तो वो पिघल जाती है, उसके कड़े वगैरह भी बनते हैं, कंगन वगैरह भी बनते हैं। तो उस लाख का यूज़ किया जाता था मोहरों के साथ कि कोई इन थैलों के साथ अगर छेड़खानी करे, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उनके साथ अगर कोई छेड़खानी करता तो वो मोहरें टूट जाती थी, मतलब लाख जो है उसकी जगह से हट जाता था, तो इसलिए पता लग जाता था। तो इसलिए थैलों पर मोहरबंदी मतलब जब स्टैंप लगाई जाती थी तो लाख का उपयोग किया जाता था। कार्यपत्रक 6 में देखिए ये चित्र देखिए, ये बिना कुबड़ वाला बैल है, मतलब यहाँ पर कुबड़ नहीं है। बैल जो होते हैं ना, बैल के ऊपर ये ऐसे कुबड़ होता है, लेकिन इस बैल पर कुबड़ नहीं है, तो ये है बिना कुबड़ वाला बैल। जब हड़प्पा की खुदाई की गई थी तो वहाँ पर बिना कुबड़ वाले बैलों की मोहर भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सेलगढ़ी की आयताकार मोहरों का प्रयोग किस कार्य के लिए करते थे और क्यों करते थे? तो जो सेलगढ़ी होता है एक पत्थर होता है, उसकी आयताकार मोहरें बनती थी, तो उनका प्रयोग करते थे वो। तो किस लिए करते थे? जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था तो सेलगढ़ी की मोहरें जो होती थी उनके द्वारा सामान से, मोहरों द्वारा सामान से भरे डिब्बों को चिन्हित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो सेलगढ़ी के जो पत्थर होते थे उनकी जो मोहरें होती थी वो आयताकार शेप में होती थी, मतलब इस टाइप से, और उनके स्टैंप लगा देते थे उन थैलों पर। क्यों लगाते थे? क्योंकि अगर सामान के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती तो ये स्टैंप टूट जाती होंगी, ऐसा माना जाता है कि टूट जाती होंगी, और इससे पता लग जाता था कि हाँ भाई सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है।
थैलों या सामान पर मोहरबंदी के लिए लाख आदि का भी उपयोग किया जाता था और इनके साथ इन मोहरों की छाप लगाई जाती थी। ये तो मैंने पहले बता दिया था कि लाख का उपयोग इन स्टैम्प्स के साथ, इनके मोहरों के साथ किया जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 3900 वर्ष पूर्व हो गया था। आपके विचार से इस सभ्यता के नष्ट होने के कौन कौन से कारण रहे होंगे? सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है वो 3900 साल पहले वो ख़त्म हो गई थी, मतलब पता नहीं लगा कैसे वो ख़त्म हुई। तो आपके विचार से यह नष्ट कैसे हुई होगी, क्या इसका कारण रहा होगा? तो ऐसे हो सकता है कि प्रशासनिक स्थिरता का मतलब जो वहाँ प्रशासन था वो सही नहीं होगा, लोग आपस में लड़ते मरते होंगे और आपस में लड़ाई करके वो मर गए होंगे, ऐसा भी माना जाता है। और जलवायु परिवर्तन मतलब वहाँ की जलवायु में बदलाव हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि सूखा पड़ा होगा, सब लोग मर गए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी तो बाढ़ आने से भी मर गए होंगे। और विदेशी व्यापार में गतिरोध या कमी, विदेशों में जो सामान भेजा जाता था हो सकता है उसकी कमी आई होगी और लोगों के पास इतने पैसे नहीं बने होंगे और उससे भूखमरी से मर गए होंगे। महामारी जैसे मलेरिया वगैरह, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि मलेरिया की बीमारी उस टाइम फैली थी, तो इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई होगी। तो ये अनुमान लगाए जाते हैं, पक्का किसी को पता नहीं है, जो खुदाई हुई है उससे जो प्रमाण मिले हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, इससे सरस्वती सिंधु सभ्यता का अंत हुआ होगा। प्रश्न नंबर 3 है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो ये देखिए बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते थे और धार्मिक कार्य भी करते थे। कुछ मैंने इसमें लिख दिया है, काफ़ी प्रमाण मिले हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखे नहीं जा सकते, कि थोड़े बहुत मैंने लिख दिए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे मातृ देवी की या प्रकृति देवी की मूर्ति, दुर्गा देवी की भी मूर्ति मिली है उसमें, पशुपति महादेव जी की मूर्ति मिली है, शिव जी की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, मतलब जो साते बनाते ना ऐसे, उनके चिन्ह भी मिले हैं। और लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड भी मिले हैं जो कि इनके वैदिक होने के प्रमाण हैं। हवन भी लोग करते थे और शिवलिंग की पूजा भी की जाती थी, मतलब शिवलिंग भी मिले हैं वहाँ पर। और इन सभी क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि लोग बहुत पूजा पाठ करते थे और देवी देवताओं को पूजते थे। इसके अलावा मैं बता देती हूँ, वहाँ पर वट वृक्ष जो होता है उसकी भी पूजा करने के प्रमाण मिले हैं। और खुदाई में जो सन्यासी है कमल मंडल सा, मतलब हाथ में एक लोटा सा रखते थे पकड़ कर, और तुलसी की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। साथ महिला और पुरुष द्वारा मांगलिक कार्यों में, मतलब कुछ अच्छे काम करने में भाग लेते हुए के भी प्रमाण मिले हैं, जिनको जैसे हम शादी वादी होती तो सतलगियाँ जो होती हैं उनका रिवाज जो होता है उनके भी प्रमाण मिले हैं। अनेक हवन कुंड भी मिले हैं, यज्ञ करने के भी प्रमाण मिले हैं, शिवलिंग की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। और एक महिला 2 शेरों के साथ अपने 2 शेर अपने हाथों से पकड़ रखे हैं उन्होंने, तो ऐसा माना जाता है कि जो माता दुर्गा है उनकी तरह दिखाई देती, तो ऐसा माना जाता है कि दुर्गा पूजा भी होती थी। देवियों की पूजा के भी अनेक प्रमाण मिले हैं, बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं, मोहरें मिली हैं। तो सांप की पूजा भी होती थी। मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ये, थोड़ा सा लिख देना इसमें जो मैंने लिखा है, इससे छोटा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन याद आपको 5-7 तो याद होने चाहिए। जब आपका एग्जाम हो तो उसमें 5-7 तो आप लिख देना, पर इसमें ये थोड़े बहुत लिख देना। तो इन सभी क्रियाकलापों से ये पता लगता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करते थे और वे धार्मिक भी थे। विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे पर ही पनपी हैं, ऐसा क्यों? मतलब विश्व की जो भी सभ्यताएं हैं सभी नदियों के किनारे ही पनपी हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे का जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ होता है और अच्छी खेती होती है वहाँ पर। नदियों का पानी अच्छा होता है तो वहाँ पर खेती जो करते हैं वो भी अच्छी होती है। अच्छी खेती की वजह से बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारों के पास जाकर बस गई। लोग नदियों के किनारे बस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर खेती अच्छी होती है, जिससे उन्हें खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी की सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ता। और जो उनके मवेशी होते हैं, पशु वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए भी उन्हें पानी मिल जाता था आराम से। तो इसलिए जब उनको पानी अच्छे मिल जाता था, खेती वेती भी कर लेते आराम से, पानी पीने के लिए मिल जाता था, अनाज भी अच्छा पैदा होता था, तो इसलिए वो वहीं पर बस गए। यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।